अस्सलाम वालेकुम। इन्वर्टिब्रेट्स के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी इन्वर्टिब्रेट फाइलम को पढ़ने लगते हैं तो कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो हमें उसकी टेक्सोनोमिक पोजीशन की वजह से पहले से ही पता होती हैं, प्री डिसाइडेड हैं। तो अगर आपको किसी फाइलम के टेक्सोनोमिक पोजीशन के बारे में पता है तो आपको उस फाइलम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी जो आप बगैर याद किए आप वो बता सकते हैं, वो तयशुदा हैं, उनमें कोई चेंज नहीं कभी आने वाला। तो जब भी कोई आप फाइलम पढ़ने लगते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि उस फाइलम की टेक्सोनोमिक पोजीशन क्या है। ये पहले इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में मैंने आपको सारे जितने भी फाइलें हैं उन सब की टेक्सोनोमिक पोजीशन और उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था जो तयशुदा हैं, जिनमें कोई चेंज नहीं आता है। तो अभी इसको भी हम देख लेते हैं। अभी हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम इसकी टेक्सोनोमिक पोजीशन के बारे में जानते हैं तो कई बातें हमें वैसे पता चल जाएगी। अच्छा, अगर आपको याद हो तो पहले भी हमने बात की थी कि हम सारे एनिमल्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम रखते हैं सब किंगडम पैराजोआ में और एक को हम रखते हैं सब किंगडम यूमेटाजोआ। पैराजोआ जो है इनको हम कहते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स, सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स, और इनको हम कहते हैं ट्रू यू मीन्स ट्रू मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। दोनों मल्टी सेलुलर क्योंकि शुरू में भी हम ये बात कर चुके हैं कि एनिमेलिया किंगडम के जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर ही हैं। कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमेलिया का मेंबर नहीं हो सकता, इसलिए कोई एनिमल जो है वो यूनिसेलुलर नहीं होता। तो ये भी मल्टी सेलुलर है भी है, लेकिन ये सिंपल मल्टी सेलुलर है। और सिंपल मल्टी सेलुलर और ट्रू मल्टी सेलुलर में क्या फ़र्क होता है, यानी हम ये देखना चाहते हैं कि असल में ट्रू मल्टी सेलुलरिटी होती क्या है। ट्रू मल्टी सेलुलरिटी होती है कि सेल्स जो हैं जब बहुत सारे हैं तो उनके बहुत सारे होने का फ़ायदा हो। और फ़ायदा क्या हो सकता है कि सेल्स मिलकर ग्रुप बनाएं, डिवीजन ऑफ लेबर करें। सेल्स का एक ग्रुप जिस काम में माहिर हो वो उसके लिए अलग से टिश्यू बनाएं और वो काम परफॉर्म करना शुरू कर दें। इसको कहते हैं ट्रू मल्टी सेलुलरिटी। तो ट्रू मल्टी सेलुलर एनिमल्स में क्या होता है कि एक जैसे सेल जो होते हैं जो एक जैसा काम कर रहे होते हैं वो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यूज़ रेलेवेंट जो टिश्यूज़ होती हैं वो मिलकर ऑर्गन्स बनाती हैं, ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिलकर सिस्टम्स बनाते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर होती है। अगर तो ऐसा है कि सेल्स मिलकर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स और सिस्टम्स बना रहे हैं तो इस तरह के एनिमल्स ट्रू मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। और जो सेल्स बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी सारे अपना अपना काम खुद ही करें तो इस तरह के एनिमल्स जो हैं वो सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स कहलाते हैं। पैराजोआ की एक एग्जाम्पल जो है वो पोरीफेरा है। तो अगर आपको ये पता हो कि पोरीफेरा पैराजोआ में आता है तो आपको यकीनन याद आ जाना चाहिए कि पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन उनमें ऑर्गन्स और सिस्टम्स नहीं बनते हैं। सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती है, सारे सेल्स अपना अपना काम खुद ही कर रहे होते हैं। अब हम आ जाते हैं यूमेटाजोआ की तरफ। यूमेटाजोआ को हम दो ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं। एक ग्रेड को हम कहते हैं ग्रेड रेडिएटा और एक को हम कहते हैं ग्रेड बाइलेटरिया। अब इससे आपको याद रखना है कि ग्रेड रेडिएटा के जो मेंबर्स हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल कैसे होते हैं कि किसी एनिमल को हम यहाँ से डिवाइड करें तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। अगर यहाँ से करेंगे तो भी दो इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो भी, इधर से करेंगे तो भी। इस तरह की सिमेट्री को कहते हैं रेडियल सिमेट्री। लेकिन अगर कोई एनिमल ऐसा है जिसको आप सिर्फ एक ही प्लेन से दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जो दोनों साइड्स एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, तो इस तरह की सिमेट्री को कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। और इस तरह के एनिमल्स बाइलेटरली सिमेट्रिकल कहलाते हैं। अब आप देखें इस तरह के गोल किस्म के एनिमल्स आपको भी बहुत कम दुनिया में नज़र आते होंगे। तो रेडिएटा में जो एनिमल्स हैं, जैसे एक फाइलम है फाइलम निडेरिया। निडेरिया के जो मेंबर्स हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल। अब जब आप निडेरिया के बारे में पढ़ने लगे तो आपको याद आना चाहिए कि ये ग्रेड रेडिएटा का मेंबर है। पहली बात तो आपको ये याद आनी चाहिए कि ये यूमेटाजोआ का मेंबर है। तो निडेरिया की पहली प्रॉपर्टी तो आप ये लिख सकते हैं कि ये ट्रू मल्टी सेलुलर है
यानी इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है। दूसरी बात ये आपको याद आ जानी चाहिए कि अगर आपको ये याद आ गया कि ये रेडिएटा का मेंबर है तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये रेडियली सिमेट्रिकल है। कुछ चीज़ें ग्रेड्स के साथ मुंसलिक हैं, जैसे हम कहें कि सारे रेडियली सिमेट्रिक एनिमल्स जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक होने का मतलब ये है कि इनकी बॉडी सेल्स की 2 लेयर से बनी होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। सारे बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी उनकी बॉडी सेल्स की 3 लेयर से बनी होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। अच्छा, और आपको ये याद रखना है कि रेडिएटा के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, यानी उनमें सेंट्रलाइजेशन नहीं होती, कोई ब्रेन नहीं होता, गैंग्लिया नहीं होते, इसको कहते हैं डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम। इन सब में ग्रेड रेडिएटा के जितने भी मेंबर्स होंगे सब में हमेशा डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम होगा, और ग्रेड बायलेट्रिया में सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होगा। अच्छा, तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ग्रेड रेडिएटा के मेंबर्स में सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी एक ही ओपनिंग है, वही माउथ के तौर पर, वही एनस के तौर पर काम कर रही होती है। और बायलेट्रिया के मेंबर्स में ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी उसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ के तौर पे और एक एनस के तौर पे काम कर लेती है। अब अगर हमें ये बातें याद हैं तो हम निडेरिया को लिखते वक्त कितनी बातें लिख सकते हैं। एक ये हम लिखते हैं कि ट्रू मल्टीसेलर है, यानी इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है। फिर हम ये लिख सकते हैं कि रेडियली सिमेट्रिकल हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि ये डिप्लोब्लास्टिक है, यानी इनकी बॉडी सेल्स की 2 जर्मिनल लेयर से बनी एक्टोडर्म और एंडोडर्म से। और हम ये लिख सकते हैं कि इनका डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम होगा। और हम ये लिख सकते हैं कि इनका सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम आ रहे थे बायलेट्रिया की तरफ। बायलेट्रिया में यही सारी बातें इसके उलट, यानी एक तो बात दोनों की कॉमन है कि ये ट्रू मल्टीसेलर है। तो बायलेट्रिया का जो भी फाइलम हम पढ़ेंगे उसमें हम बिल्कुल बेफिक्र होकर लिख सकते हैं कि ये ट्रू मल्टीसेलर एनिमल्स हैं, यानी इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होगी। हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो भी फाइलम होगा बायलेट्रिया का मेंबर, उन सब में बायलेटरल सिमेट्री होगी। जो भी फाइलम होगा अगर वो बायलेट्रिया से ताल्लुक़ रखता है तो हम ये लिख सकते हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी इनकी बॉडी सेल्स की 3 लेयर से बनी होती है। और जो भी बायलेट्रिया का मेंबर है उसमें हम ये लिख सकते हैं कि इसका नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज्ड होगा, डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम नहीं होगा। और इनमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो होगा ट्यूब लाइक, सिवाय एक फाइलम के, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सेप्शन तो होती है। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है सिर्फ कि प्लेटीहेल्मिंथेस के जो मेंबर्स हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब लाइक नहीं है, लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी फाइलम हैं उन सब में ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो ग्रेड बायलेट्रिया जो है इसको भी हम फिर 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, एब्सेंस और टाइप ऑफ सीलोम। सीलोम बॉडी कैविटी को कहते हैं, यानी ये अगर हमारी बॉडी वॉल है और ये दरमियान में डाइजेस्टिव ट्रैक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक और बॉडी वॉल के दरमियान वाली ये जो खाली जगह है ये बॉडी कैविटी कहलाती है। हो सकता है ये बॉडी कैविटी किसी एनिमल में हो सकता है ना हो, और हो सकता है कि हो लेकिन ट्रू ना हो। तो इसी लिहाज से हमने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ए सीलोमेट्स वो कहलाते हैं जिनमें बॉडी कैविटी नहीं है, सीलोम नहीं है। ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंस, तो ये ए सीलोमेट में सीलोम नहीं है। अच्छा, एक तरह के ऐसे हो सकते हैं जिनमें सीलोम है तो सही लेकिन ट्रू नहीं है, तो ये कहलाएंगे सूडो सीलोमेट्स। और तीसरी तरह के जो एनिमल्स हैं वो हैं जिनमें सीलोम होती है, और वो कहलाते हैं सीलोमेट्स, यानी जिनमें सीलोम हो, सीलोमेट्स। ठीक है, ये 3 तरह के एनिमल्स हो गए। अब देखें, अगर कोई फाइलम ऐसा है तो ए सीलोमेटा में अब जो भी फाइलम होगा उसमें हम लिखेंगे कि इनमें सीलोम नहीं है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ये ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम वाले हैं, ये वो प्लेटी वाली एक्सेप्शन के अलावा, और ये बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रू मल्टीसेलर हैं। ये सब प्रॉपर्टीज इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन की वजह से आपको पता चल जानी चाहिए। ए सीलोमेटा में जो फाइलम है वो है प्लेटीहेल्मिंथेस। ये हमारा आज का टारगेट है प्लेटीहेल्मिंथेस, और इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन की वजह से हमें ये पता है कि ये इनमें सीलोम नहीं होती है, और बायलेट्रिया की जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं कि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी इनकी बॉडी 3 जर्मिनल लेयर से बनी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इनका नर्वस सिस्टम सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है,
और इसके अलावा इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, बाकी सारे बायलेटरिया के जितने मेंबर्स हैं उन सब में ट्यूब लाइक होगा, लेकिन सिर्फ प्लेटी हेलमेंट्स में सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। ये प्रॉपर्टीज़ तो आपको इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन से पता चल गई हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको इसके नाम से पता चल जाएंगी। फॉर एग्जांपल प्लेटी का मतलब है प्लेट लाइक, तो हेलमेंट्स जो हैं वो कीड़ों को कहते हैं, तो ये ऐसे कीड़े हैं जो प्लेट लाइक हैं यानी चिपटे हैं। फाइलम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो हम देखेंगे इनके जनरल करैक्टरिस्टिक्स जो ज़्यादातर एनिमल्स पर सूट कर रहे होंगे, और दूसरा हमने इसमें जो टाइप स्पेसिमेन देखना है वो फैसियोला हेपेटिका है यानी लिवर फ्लूक। हर फाइलम में हम एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव एनिमल को चुन लेते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर इंडिविजुअल से मैच करी होती हैं, तो उसको हम टाइप स्पेसिमेन कहते हैं। तीसरे पार्ट में हम करेंगे प्लेटी हेलमिंथिस इन जनरल, तो फैसियोला हेपेटिका के अलावा बाकी भी जो हैं एनिमल्स उन सब में जो जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल करैक्टरिस्टिक्स में देखें तो ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड हैं, इसलिए इनको फ्लैटफॉर्म्स भी कहा जाता है। अभी पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन की वजह से हमें पता होती हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो उनका टाइटल हमें बताता है। तो अगर आप इसका नाम देखें ना, प्लेटी हेलमिंथीस, तो हेलमिन्थ्स जो होते हैं वो लंबे जो कीड़े होते हैं उनको कहते हैं हेलमिन्थ्स, और प्लेटी का मतलब है प्लेट लाइक यानी चिपटे। तो ये तो इसके नाम से प्लेटी हेलमिंथीस से आपको याद आ जाना चाहिए फ़ौरन कि ये फ्लैट वर्म्स हैं, यानी ये चिपटे कीड़े हैं, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड हैं। और दूसरा बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, जैसे अभी हमने बात की है कि सारे जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं जो बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, ग्रेड बायलेटरिया में आते हैं, वो सब बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। और बॉडी शेप इनकी जो है वो वेरी करती है, कुछ वर्म लाइक भी होंगे कीड़ों जैसे, कुछ फ्लैटन हैं चिपटे, कुछ रिबन की तरह के भी होते हैं, और कुछ लीफ लाइक शेप में। साइज़ इनका बहुत इतने छोटे भी हो सकते हैं कि माइक्रोस्कोप से इनको देखें, और माइक्रोस्कोप भी हो सकते हैं, इतने बड़े भी हो सकते हैं कि 10 to 15 मीटर्स, और कुछ इनकी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो 15 मीटर से भी बड़ी हो सकती हैं। कुछ जो बड़े बड़े होस्ट हैं जैसे काऊ वगैरह हैं, तो इनकी इंटेस्टाइन के अंदर इससे भी बड़े जो पैरासाइट्स हैं वो हो सकते हैं। दोनों हैबिट्स इनकी मिल जाएंगी, फ्री लिविंग भी हैं और पैरासाइट्स भी हैं। जो फ्री लिविंग हैं वो एक्वेटिक हैं, और एक्वेटिक दोनों तरह के पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी और मरीन वाटर में भी रहते हैं। जो पैरासाइट्स हैं वो ज़्यादातर एंडो पैरासाइट्स हैं। अच्छा, जो एंडो पैरासाइट्स हैं वो लीथल भी हो सकते हैं, यानी इतने ख़तरनाक भी हो सकते हैं कि उससे उनके होस्ट की डेथ हो जाए। पैथोजेनिक हो सकते हैं, यानी अपने होस्ट में बीमारी फैला सकते हैं, और इनके जो होस्ट हैं वो ह्यूमंस भी हैं, और बाकी वर्टिब्रेट्स भी इनके होस्ट हो सकते हैं। बॉडी पार्ट्स को अगर देखें तो इनका एक प्रॉपर हेड है। जैसे इससे पहले हम जो एनिमल्स पढ़ के आए हैं ना, जैसे नेडेरियंस हैं, तो उनमें ऐसा होता है कि या तो वो एनिमल्स जो थे वो गोल मटोल से थे जिनका कोई प्रॉपर हेड नहीं था, या अगर इलोंगेटेड भी थे तो उनका प्रॉपर हेड नहीं था। लेकिन यहाँ और इसके बाद भी जितने फाइला हम पढ़ेंगे सब में प्रॉपर हेड होगा। बॉडी के बाहर क्यूटिकल बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये होस्ट के अंदर रहते हैं तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स जो होते हैं होस्ट के, वो इनको डाइजेस्ट कर देंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि बॉडी वॉल के बाहर एक क्यूटिकल अपने बनाई हुई है ताकि ये होस्ट के एंजाइम से अपने आप को बचा पाएँ। स्पाइंस हैं इनके पास, हुक्स हैं, सक्कर्स हैं जो कि इनके एडहेसिव ऑर्गन्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इनको होस्ट के अंदर चिपक कर रहना होता है ताकि ये फ़्लो ऑफ ना हो जाए। और टीथ भी इनके होते हैं बाज़ फॉर्म्स में, क्योंकि इन्होंने जो होस्ट की टिश्यूज़ को खाना होता है या पंक्चर करना होता है, तो उसके लिए इनको टीथ की ज़रूरत होती है। इनमें सीलोम एब्सेंट है। अभी हमने ये बात की थी कि बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक के दरमियान में जो खाली जगह है वो बॉडी कैविटी या सीलोम कहलाती है। और ए सीलोमेटा जो एक ग्रुप है जिसमें बॉडी कैविटी जो है वो एब्सेंट है। इसमें हमने अभी ये बात की थी कि तीन लेयर्स से मिलकर इनकी बॉडी बनी होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। अब जो मीजोडर्म है ना, इसने दरमियान वाली सारी खाली जगह को फिल कर दिया, तो इसमें बॉडी कैविटी नहीं है, बल्कि बॉडी कैविटी वाली जो जगह है वो सारी फिल्ड है मीजोडर्मल सेल्स के ज़रिए से।
डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सैक लाइक है, ये मैंने भी आपको बताया था कि जितने भी बाइलेट्रिया के मेंबर्स हैं उन सब में ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा सिवाय प्लेटिहेल्मिन्थ्स की, क्योंकि इनमें सिर्फ सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। और अगर कोई फ्री लिविंग टाइप है तो उसमें बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। और लेकिन अगर पैरासाइट है तो पैरासाइट को डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं होती, या तो सिंपल होगा या फिर एब्सेंट भी हो सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, वजह यह है कि इनको ज़रूरत ही नहीं है। बॉडी जो है वो चिपटी है और ज़्यादातर पार्ट्स जो हैं वो बॉडी के ऐसे हैं जो इन कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट हैं, तो इसलिए डायरेक्टली जो है वो बाहर से ऑक्सीजन ले भी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे भी सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन जो डिस्ट्रीब्यूट करनी थी वो तो जनरल बॉडी सरफेस ही होगी, और बाकी जो फूड है वो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना एक्सपेंडेड होता है पूरी बॉडी के अंदर कि वो सारी डाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी के हर पार्ट को पहुंचा देता है खुद ही, तो इसलिए इनको सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम जो है वो हम इनके बाद में देखेंगे भी। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका अच्छा है, प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम है। प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्रांचिंग ट्यूबुलर सिस्टम होता है और फ्लेम सेल्स होते हैं और नेफ्रीडियोपोर होता है। तो ये ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स के एंड पर एक बल्ब लाइक सेल होता है, इसकी डिटेल बाद में देखेंगे हम। जो वेस्ट जो मटेरियल है उसको कलेक्ट करता है, वो ट्यूब्यूल्स में से गुजारा जाता है और आखिरकार नेफ्रीडियोपोर्स के ज़रिए से इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। नर्वस सिस्टम जो है वो जैसे हमने बात की थी कि प्लेटी, याद रख लें कि प्लेटिहेल्मिन्थ्स और इसके बाद जितने भी फाइला हम पढ़ेंगे उन सब में सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होगा। और सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें ब्रेन या गैंग्लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तौर पे काम कर रहे होते हैं। और ऐसा हो सकता है कि लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स का एक पेयर हो सकता है, 2 पेयर्स हो सकते हैं और 3 पेयर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। तो उन नर्व्स से फिर कई ब्रांचेस निकलती हैं जो पूरी बॉडी में सप्लाई देती हैं नर्व्स की। सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो कीमो रिसेप्टर्स भी हैं, टैंगो रिसेप्टर्स भी हैं। और रिप्रोडक्शन दोनों तरह की होती है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी है। और जहाँ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है वहाँ ज़्यादातर ये हर्माफ्रोडाइट्स हैं, क्योंकि एंडोपैरासाइट्स हैं तो इनको ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सूट करता है, हर्माफ्रोडिटिज्म, यानी एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स भी हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी हैं। बाइनरी फिशन करते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, और हर्माफ्रोडिटिज्म में देखें तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होती है। और कुछ वैसे तो पहली चॉइस जो होती है वो हर्माफ्रोडाइट की भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होती है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी हैं जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं। और कहीं पार्थिनोजेनेसिस भी है। पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी एग तो बन गया फीमेल बॉडी के अंदर और उसके बाद